गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था, एप्लीकेशन बच गया था, तो वो हम लोग इस क्लास में करेंगे। प्लस आज हम लोग इस क्लास में ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर भी करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे। तो लास्ट जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि दो स्टेज को हम लोग थ्रू कैपेसिटिव कपलिंग जो है उससे कनेक्ट करते हैं और एक रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पे जो सेकेंड स्टेज में है। तो वो एक्चुअल में हम लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण वहाँ पे कपलिंग हो रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं आरसी कपलिंग। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि ये हम लोगों को मिड फ्रीक्वेंसी में बहुत ही कांस्टेंट गेन दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग को वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल रहा था जहाँ पे हमारा एम्पलीफायर जो है वो हमें कांस्टेंट गेन प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हम लोग चाहते हैं। और वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज था वो बहुत हद तक हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो था। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो हमारा पूरा जो ऑलमोस्ट पूरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कवर कर रहा था वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विथ कांस्टेंट गेन। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। तो अभी हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज और एप्लीकेशन। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसका पहला एडवांटेज जैसा कि हम बता चुके हैं कि द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी एम्पलीफायर प्रोवाइड्स कांस्टेंट गेन ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, हेंस मोस्ट सूटेबल फॉर ऑडियो एप्लीकेशन। देखेंगे हम लोग इसका जो रेंज था वो अप्रॉक्स 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लगभग था, तो वो पूरा एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर कर ले रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑडियो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसका सर्किट जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सर्किट में सिर्फ ट्रांजिस्टर है और कपलिंग के लिए हम लोग मात्र एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो हेंस सिंपल सर्किट एंड लो कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज इट एम्प्लॉयज रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स विच आर चीप। ठीक है, तो अभी क्या है डिसएडवांटेज देखते हैं। ये सारा तो एडवांटेज हो गया, पर डिसएडवांटेज क्या होता है कि एज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज लो एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज हाई, व्हेन दे आर कपल्ड the high output impedance of one stage comes in parallel with low input impedance of next stage, hence effective load resistance is decreased। तो ये हम लोग देखे हैं कि हमारे ये जो मान लेते हैं एम्पलीफायर 1 है, एम्पलीफायर 2 है, तो ये जो आउटपुट इम्पीडेंस रहता है यहाँ पे हाई इम्पीडेंस आता है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है उसका इम्पीडेंस लो रहता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके आउटपुट को ट्रांसफर करना है इसके इनपुट में, तो ये लो इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस यहाँ पे इम्पीडेंस मिसमैच हो जाएगा, है ना। और हम लोग पहले अगर सर्किट में हम लोग जाएं तो उसमें देखेंगे भी कि यहाँ पे एक आरसी लगा रहता है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज का जो R1 रहता है वो, और यहाँ कैपेसिटिव कपलिंग होता है। तो क्या होता है, ये जो RC और R1 ये दोनों क्या होता है पैरेलल में आ जाता है। तो हम लोग देखें कि जब भी कोई हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो जो रिजल्टेंट हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो लो रेजिस्टेंस ही आता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एक तरफ हाई इम्पीडेंस और एक तरफ लो इम्पीडेंस पैरेलल में आता है, शंट इफेक्ट होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस हमारा होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए हमारा गेन भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट वोल्टेज एंड पावर गेन आर लो। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बिकम्स नॉइजी विथ एज। विथ एज मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विथ एज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वक्त के साथ, जैसे साल 2 साल 3 साल के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है नॉइजी होते जाता है। ये हम लोग अपने स्पीकर या साउंड सिस्टम जो हमारा है उसमें भी देखते होंगे कि जब नया आता है तो बहुत अच्छा आवाज़ होता है स्पीकर का, लेकिन साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे जो उसका परफॉर्मेंस है वो ख़राब होते जाता है, उसका जो आवाज़ आता है फिर हम लोगों को थोड़ा नॉइजी लगता है। ठीक है, ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैचिंग पावर ट्रांसफर विल बी लो। हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया है, इम्पीडेंस मैच बहुत ख़राब जहाँ भी होगा वहाँ पे पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो तो वहाँ पे हम लोगों को इम्पीडेंस मैचिंग चाहिए ही। ठीक है, इसका हम लोग एक इससे पाइप से एग्जांपल लिए थे कि अगर हम चाहते हैं कि एक पाइप से जो पानी यहाँ पे आ रहा है उसको दूसरे पाइप से कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो पानी इधर आ जाए, तो ये जो पाइप का ये जो सरकमफ्रेंस है, दोनों पाइप का सरकमफ्रेंस अगर सेम रहेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रांसफ़र हो पाएगा। मान लेते हैं ये अगर इस साइज़ का पाइप हम लोग लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पानी तो स्पिल आउट हो जाएगा, बहुत सारा पानी बाहर आ जाएगा, कुछ ही पानी इसमें जा पाएगा और आउटपुट में हम लोगों को कम पानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दो पाइप ले रहे हैं जिसका कि सरकमफ्रेंस बिल्कुल सेम है तो क्या होगा, जितना भी वाटर फ्लो इधर हो रहा है वो सेम वाटर फ्लो कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा
और वो सारा का सारा वाटर इधर आएगा तो आउटपुट हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। सेम चीज़ एम्पलीफायर में भी समझ सकते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर होता है इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है और जो सेकेंड स्टेज का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो दोनों के इम्पीडेंस में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। इसका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो या हाई है अगर, तो इसका बहुत, अगर एक का लो है तो इसका हाई हो जाएगा, इसका हाई है तो इसका लो हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ डिफरेंस है तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैच नहीं होने के कारण पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को गेन रिड्यूस्ड मिलता है। तो अभी अगर एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस कहाँ हैं? दे हैव एक्सीलेंट ऑडियो फिडेलिटी ओवर अ रेंज ऑफ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। ये हम लोगों ने देख लिया है कि ऑडियो फिडेलिटी मीन्स कि ऑडियो को ये बहुत अच्छे से, जो ऑडियो सिग्नल है उसको बहुत ही अच्छे से एम्पलीफाई करता है। फिडेलिटी मीन्स कि वो एम्पलीफाई करता है, सिग्नल का जो शेप होता है उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है, और इसको वाइडली हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस ऑफ आरसी कपल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है कि जिस तरह से पहले हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में क्या कर रहे थे, दो स्टेज को रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू कपल कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफार्मर कपलिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू दो स्टेज को कपल करेंगे। ये वाला चीज़, ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये आई होप कि सब जानते होंगे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला होता है उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वाले को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये अगर इधर कोई भी वोल्टेज है V1, तो ये इधर जो V2 आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। इंडक्टर को ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं, तो ये एक तरह से बेसिकली हमारे पास वाइंडिंग रहता है, मतलब एक तरह का इंडक्टर रहता है। तो जिस भी हिसाब का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स रहता है उस हिसाब से हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ज़्यादा रखते हैं 6 है, तो ये क्या करेगा, ये जो V1 है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा हम लोगों को, यहाँ हम लोग इसके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में V1 दे रहे हैं, तो सेकेंडरी में हमको V2 मिलेगा, लेकिन ये V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा रखे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो N1 N2 मतलब N1 जो 1 वाला चीज़ है वो प्राइमरी का चीज़ है, 2 वाला चीज़ है सेकेंडरी का चीज़ है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट हम लोग प्राइमरी पे दे रहे हैं जिसका कि टर्न्स कितना है, 3 है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे 6 टर्न्स लगाएं, नंबर ऑफ टर्न 6 है, तो हमको V2 कितना मिलेगा, तो ये क्या होगा, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू इस फॉर्मूला पे अगर या तो इससे V2 निकालो डायरेक्ट और या फिर इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो जिसमें भी आसान लगे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V1 क्या है, 5 है, V2 हम लोगों को खोजना है, N1 क्या है, 3 है, N2 क्या है, 6 है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/V2 इक्वल्स टू ये कट जाएगा 1/4, तो V2 क्या हो गया, 20 वोल्ट। तो हम लोग क्या देखें कि ऑल्दो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट था, लेकिन इस साइड हम लोगों को ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे कितना मिला, 20 वोल्ट मिला। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी भी चीज़ का इम्पीडेंस प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। ठीक है, हाई इम्पीडेंस वाले चीज़ को लो इम्पीडेंस बना सकता है, लो इम्पीडेंस को हाई इम्पीडेंस बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेज के आउटपुट में प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं और जो नेक्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर रहता है उसको जो इनपुट देते थे उसमें हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं एज अ कपलिंग डिवाइस। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द कलेक्टर लोड मतलब जो RC रहता था, कलेक्टर लोड मीन्स RC इज रिप्लेस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे RC रहता था वहाँ। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड बिटवीन द पोटेंशियल डिवाइडर एंड बेस ऑफ सेकेंड स्टेज। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, ये R1 R2 जो फॉर्म करता है पोटेंशियल डिवाइडर वही होता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर में इन दोनों के बीच में पॉइंट हम लोग कनेक्ट करते थे, तो पोटेंशियल डिवाइडर ये हो गया, ट्रांजिस्टर का बेस ये हो गया। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिवाइडर और जो बेस है सेकेंड स्टेज का, वो सेकेंड स्टेज ये है, फर्स्ट स्टेज ये,
इसके बीच में सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। और R1, R2 and RE forms the biasing and stabilization network and RL is used as load impedance। ये सारा कुछ नॉर्मल है जो पहले था। R1, R2 जो है वो सब बाइसिंग नेटवर्क के लिए है, RE जो है वो एमीटर रेजिस्टेंस जो लगाते हैं वो स्टेबलाइजेशन के लिए। ये सारा बाकी सारा कुछ पहले की तरह है, ठीक है। तो जो CE रहता है वो क्या करता है, बाईपास कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। जो इनपुट कैपेसिटेंस है जो CE ये वाला, वो क्या करता है, AC सिग्नल को कपल करता है बेस से, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे RC को रिप्लेस कर दिए प्राइमरी वाइंडिंग से, और जो चीज़ कैपेसिटर से कनेक्टेड होता था पहले, अभी क्या किए सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हैज इम्पीडेंस चेंजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज द लो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एज हाई रेजिस्टेंस। मतलब ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस चेंजिंग प्रॉपर्टी रहता है, वो किसी भी लो रेजिस्टेंस को हाई की तरह भी दिखा सकता है, या फिर कोई भी हाई रेजिस्टेंस को लो की तरह भी दिखा सकता है, ठीक है। तो एज वी नो द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज वेरी हाई बट आउटपुट इम्पीडेंस इज लो, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होगा, आउटपुट इम्पीडेंस लो होगा, सो देयर इज इम्पीडेंस मिसमैच, ठीक है। हाई लो में इम्पीडेंस मिसमैच हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर विल रिफ्लेक्ट द लो आउटपुट रेजिस्टेंस, इसका जो लो आउटपुट रेजिस्टेंस है, एज हाई इम्पीडेंस एंड हेंस देयर विल बी गुड इम्पीडेंस मैचिंग। जो भी मेरा लो रेजिस्टेंस था उसको वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे अगर ये है तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे बहुत सारा टर्न लेकर के हम लोग क्या करेंगे, लो को हाई रेजिस्टेंस में बदल देंगे, ठीक है। तो हमारा फिर इम्पीडेंस मैचिंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है कि इसमें एग्जांपल ऑफ स्पीकर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मान लो कि ये मेरे पास एम्पलीफायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हम लोग जानते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ, मान लेते हैं 4 ओम का है, लेकिन एम्पलीफायर का ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो तो हाई होता है, लगभग 500 ओम से तो कम नहीं होगा, लगभग 500 ओम होगा। तो अब अगर इस एम्पलीफायर में स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 500 ओम है, 4 ओम है, तो बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस तरह लगाएंगे, प्राइमरी वाइंडिंग होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। तो मान लेते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग जो टर्न्स है किस पे ज़्यादा रहेगा, किस पे ज़्यादा रहेगा, हम लोग को क्या चाहिए, ये जो 4 ओम है ये लो है, लो को हम लोग को हाई की तरह रिफ्लेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स रखेंगे, यहाँ पे कम टर्न्स रखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ ज़्यादा चाहिए ना, तो यहाँ ज़्यादा के लिए यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 है टर्न्स तो यहाँ हम लोग 5 रख लेंगे, ठीक है। जहाँ जिस साइड ज़्यादा चाहिए उस साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का 500 ओम है, हम लोगों को आउटपुट में है 4 ओम, छोटा है रेजिस्टेंस, तो अभी क्या करेंगे, ये जो हाई रेजिस्टेंस है उसको हमको रिफ्लेक्ट करना है लो रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो क्योंकि लो रेजिस्टेंस की तरह करना है इसीलिए इस साइड लो आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कम वाइंडिंग रखे हैं, इधर साइड हाई है इसलिए इसको हाई रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का। तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं और ऑपरेशन देखते हैं। तो ऑपरेशन क्या है कि AC इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, जो कि पहले की ही तरह है, हमारा जो AC सिग्नल रहता है उसको हम लोग बेस पे अप्लाई करते हैं पहले वाले ट्रांजिस्टर पे। इट गेट्स एम्पलीफाइड एंड अपीयर्स एट द कलेक्टर, मतलब ये एम्पलीफाई होकर के कलेक्टर पे आएगा, लेकिन कलेक्टर पे पहले RC कपल्ड पे क्या रहता था, एक लोड रेजिस्टेंस जो कलेक्टर रेजिस्टेंस रहता था वो रहता था, लेकिन इस केस में क्या होगा, कहाँ पे अपीयर करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे, जो कि क्या है, ये अपीयर्स एट द कलेक्टर टू विच द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। तो अभी क्या है, RC की जगह मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। The voltage developed across primary winding is transferred to the input of next stage with the help of secondary winding, ठीक है। तो प्राइमरी में जो भी चीज़ आया, ये हम लोग पहले वाले स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए बेस पे, बेस से एम्पलीफाई होकर के मेरा एम्पलीफाइड आउटपुट आ गया कलेक्टर पे। अब कलेक्टर पे हम लोग क्या लगाए हुए हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग लगाए हुए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट आ गया। अब हमको इसको नेक्स्ट स्टेज में भेजना है, तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग वाला जो है वो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है उसके इनपुट में जाएगा। तो वही द ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रोवाइड्स गुड इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन एम्पलीफायर स्टेज।
ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ट्रांसफार्मर कपलिंग का, इसीलिए यूज़ किया गया। पहले आरसी कपल में बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस मैचिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इम्पीडेंस रिफ्लेक्शन है, अगर हम लोग को हाई इम्पीडेंस चाहिए तो हम लोग उस हिसाब से जो उसका टर्न रेशियो है उसको बनाते हैं ट्रांसफार्मर के। तो इम्पीडेंस चेंजिंग प्रॉपर्टी जो ट्रांसफार्मर का होता है उसी को यूज़ करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये क्या है, वोल्टेज गेन, यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो अभी क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कि लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वैसा ही है जैसा आरसी कपल का था। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या है, ये गेन कम है। मिड फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्लैट रिस्पॉन्स है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल आरसी जैसा है। लेकिन आरसी कपल में क्या था, यहाँ से और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो ये ऐसे आ जाता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ लो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है वैसे यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी में आता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ कैसा आ रहा है, यहाँ जब हम लोग और हाई में जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ रहा है, और इस पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ तक ये बढ़ते जाता है और उसके बाद फिर ये घटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको ये जो पॉइंट होता है जहाँ की ये मैक्सिमम ये जा रहा है उसको कहते हैं रेजोनेंट राइज। और उसके बाद ये जो रेजोनेंट राइज जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी जो एफ आर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं आगे जाते हैं तब फिर गेन जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ मतलब नीचे घटना। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे घट रहा है तो इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। यहाँ पे क्या था, ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं ये घटते जा रहा है, इसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। ठीक है, तो अभी इसका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग है आरसी से, तो हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स में क्या है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टर करंट एंड द रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अभी क्या है, आरसी की जगह प्राइमरी वाइंडिंग लगा हुआ है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो जो भी कलेक्टर करंट आ रहा है कलेक्टर पे ही आ रहा है एम्पलीफाइड। तो अभी मेरा वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर करंट इंटू वी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर। तो करंट तो है मेरे पास आई सी, लेकिन आर अब क्या होगा, आर सी नहीं होगा, क्योंकि अभी कलेक्टर रेजिस्टेंस के जगह पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग लगा हुआ है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लेंगे। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये तो इंडक्टर है, ये ऐसे ट्रांसफार्मर में ये इंडक्टिव कंपोनेंट ही रहता है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस नहीं कह के उसको हम लोग रिएक्टेंस कह रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखें, कैपेसिटर या इंडक्टर जहाँ भी रहेगा उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसीलिए अभी जो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स टू करंट इंटू रिएक्टेंस। ठीक है, और इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कैपेसिटर है तो वो होता है 1/ओमेगा c, और अगर इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस लिख रहे हैं तो होता है ओमेगा एल, जहाँ की ओमेगा क्या होता है 2πf। एफ क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जो हमारा ये जो वाइंडिंग लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का उसका रिएक्टेंस चेंज होगा, उसका रिएक्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर पे, जो हमारा x1 है जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके रिएक्टेंस। तो अभी हम लोग देखते हैं इस प्लॉट से क्या क्या पता चल रहा है कि गेन इज कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग देख रहे हैं कि गेन कांस्टेंट है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते जाते क्या हो जाता है, ये रेजोनेंट राइज हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो गेन कांस्टेंट है बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, मतलब ये जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है ये बहुत छोटा रेंज है। लेकिन आरसी कपल्ड में क्या था, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग को मिलता था जिसमें कि गेन कांस्टेंट रहता था वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट गेन जो हम लोग को मिल रहा है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मिल रहा है। लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, अगर ये एफ को हम कम करें तो क्या होगा, x1 कम होगा। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, अब ये कम हो जाएगा तो वोल्टेज तो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे ही ये x1 कम होता है तो वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है। ज़्यादा लो है तो ज़्यादा कम होगा रिएक्टेंस, ये ज़्यादा कम होगा तो वोल्टेज गेन ज़्यादा कम होगा, इसीलिए ये और नीचे है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मान लो फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो रिएक्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा तो वोल्टेज गेन बढ़ते जा रहा है।
इसीलिए वोल्टेज गेन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, ये कुछ दूर के लिए कांस्टेंट रहता है और फिर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला चीज स्टार्ट होता है। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटिव टर्न्स, capacitance between turns of winding acts as bypass condenser to reduce the output voltage। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये जो इंडक्टेंस का ऐसे करके टर्न्स होता है, तो क्या होता है कि ये जो दो टर्न है इन दोनों के बीच में आपस में कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, लो फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे कभी जब डिटेल में कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि अगर इंडक्टर का जैसे ऐसे टर्न होता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई भी दो चीज़ जो चार्ज कैरी कर रहा है उसके बीच में जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये जो दो टर्न है उसी के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब उसी कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज मेरा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए गेन भी रिड्यूस हो जाता है। द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, ये सब क्या है, वाइंडिंग का टर्न्स है, तो उसके बीच का जो कैपेसिटेंस है वो अब क्या करता है, एक्ट्स एज बाईपास कंडेंसर। मतलब वो जैसे उसमें लो रिएक्टेंस पार्ट कर रहा था ना, जो काम एमिटर कैपेसिटेंस का हो रहा था, वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस वाला चीज़ आ जाएगा तो उसका इंडक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो लूज होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो इसीलिए ये बाईपास कंडेंसर की तरह कर रहा है, मतलब ये पास करने के लिए अलग पाथ दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को कम कर दे रहा है या रिएक्टेंस को कम कर दे रहा है। तो अभी क्या होगा, ये जो x1 है वो कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, इसीलिए गेन भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पीक गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंट इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस इन बिटवीन द वाइंडिंग। ये जो रेजोनेंट वाला चीज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, यहाँ तक तो समझ गए कि हाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, इन दो वाइंडिंग के बीच में कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाता है जो कि एक तरह से बाईपास कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। तो उससे क्या होगा, वो एक लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसके कारण ये जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ये कम होता है तो वोल्टेज कम हो जाता है। लेकिन फिर ये और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंट क्यों दिखाया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग तुम लोग पढ़े होंगे 1/√LC, जो नॉर्मल सबसे नॉर्मल वाला चीज़ रहता है, सीरीज के लिए पैरेलल के लिए सब अलग रहता है। पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों होता है, कोई भी रेजोनेंस क्यों होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ, जब वो दोनों सेम स्पेस, जब ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ωc हो जाता है तब रेजोनेंस आता है, ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसा चीज़ कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब इंडक्टर का ये जो ओमेगा एल है इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कैपेसिटर के 1/ωc के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा मतलब ओमेगा जो रहेगा वो इक्वल्स टू 1/√LC, तो उसके कारण ये रेजोनेंस आता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाई पीक गेन इज कॉल्ड अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो रेजोनेंट जो राइज आया, ये जो पीक आया वो किस फ्रीक्वेंसी पे, इसको कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR, ठीक है। लेकिन ये कोई काम का हम लोग का नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे है, तो हम लोग को ये पीक गेन है, गेन बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट पे, लेकिन ये कोई काम का नहीं है क्योंकि अगर मान लो हमारे पास ये कब ऐसा होगा जब हमारे पास पर्टिकुलरली कोई सिग्नल है जिसका कि फ्रीक्वेंसी FR है, तभी हम लोग इतना हाई गेन इसमें कर सकते हैं। लेकिन बाकी के लिए तो लो गेन है, हम लोगों को तो चाहिए कि हमारा जो जो भी गेन मिल रहा है वो वाइड फ्रीक्वेंसी में मिले, ठीक है। इतना एकदम पॉइंट टू पॉइंट गेन का हम लोग को कोई काम नहीं रहता है क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उसमें वही फ्रीक्वेंसी रहता है। अभी हम बोल रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि, हालांकि सेम पर्सन बात कर रहा है, हम ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज। तो सबसे जो बेस्ट एडवांटेज है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का वो क्या है कि वो इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है हमको, बहुत अच्छा इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए गेन भी हायर अचीव होता है, पावर लॉस नहीं होता है कलेक्टर और बेस रजिस्टर में क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग है, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग है तो पावर लॉस नहीं होता है और इसीलिए एफिशिएंट है इसका ऑपरेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कोई खास है नहीं, क्यों, पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एज गेन इज हाई बट वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी।
गेन हमको हाई मिलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या देखिए, पहले ये ऐसे लो फ्रीक्वेंसी में, फिर मिड फ्रीक्वेंसी में, फिर ये ऐसे गया, फिर ये इधर आया, ऐसे करके वेरिएशन। तो फ्रीक्वेंसी के साथ इतना वेरिएशन होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका बोलते हैं कि बहुत पुअर है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ जिस एम्पलीफायर का गेन बार बार चेंज हो, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इस जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर हालांकि इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है वहाँ पे एक हम नॉइज होता है। एक नॉइज ऐसे भी देखोगे, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफार्मर है उसके नीचे खड़े होकर देखोगे तो कुछ ऐसा आवाज़ करेगा, उसी को बोलते हैं हम नॉइज। ठीक है। तो वो नॉइज़ एक एम्पलीफायर में आ जाता है। और जो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है वो बल्कि एंड कॉस्टली है। ट्रांसफार्मर बल्कि भी बना देता है कोई भी सर्किट को। आगे चल के जब तुम लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क करोगे, अगर उसमें देखोगे कि अगर तुम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हो, तो ट्रांसफार्मर लगाने से बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है। और कॉस्टली भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर इतना बल्कि और कॉस्टली करने के बावजूद हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो कोई बात नहीं था। हम लोग सोचते कि यार ठीक है, हमारे सर्किट बल्कि है, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, इतना बल्कि और कॉस्टली होने के बावजूद हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो पुअर मिलता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, मोस्टली यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग पर्पसेस। ठीक है। क्योंकि इसका तो है किसी भी लो को हाई में ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, हाई इम्पीडेंस को या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये मोस्टली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, यूज इन एप्लीकेशंस वेयर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज नीडेड। ऐसा जहाँ जहाँ पावर ट्रांसफर का बात आता है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफर हो नेक्स्ट आउटपुट सर्किट में या इनपुट सर्किट में या नेक्स्ट स्टेज में, कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्पलीफायर के केस में भी, कहीं पे भी जब पावर ट्रांसफर का बात आता है तो हम लोग ट्रांसफार्मर कपल ट्रांसफार्मर वाले को यूज़ करते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी ऐसा रहेगा कि हाँ हम लोगों को पावर गेन चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तो हम लोग ट्रांसफार्मर कपल यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये सारा था हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर, और उसके बाद तीनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग टेबल के सामने। ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो अभी डाउट पूछ सकते हैं।